मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी सबसे अहम खबर की, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में भाग लेने के तुरंत बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात के अलावा सेना, सीआरपीएफ और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि ये पीसीआर के अंदर ये मीटिंग हो रही है, हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो है वो हो रही है, जिसको लेकर कि कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरीके से रहने चाहिए और कैसे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद होनी चाहिए, उसको लेकर ये अहम मीटिंग होगी। क्योंकि बीते कल हमने देखा और कई दिनों से लगातार जो होम मिनिस्ट्री है वहां पर लगातार मीटिंग्स हो रही है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हवाले से। अब उसके तुरंत बाद एलजी मनोज सिन्हा ने कमान संभाली है, क्योंकि जो ये डोमेन है यानी कि सिक्योरिटी, पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो एलजी मनोज सिन्हा के डोमेन में आती हैं। और इसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें पीसीआर से सामने आ रही हैं, जहां पर नलिन प्रभात की बात की जाए या फिर अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, आला अधिकारी, वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी, सेना के अन्य अधिकारी, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज दिन रात जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके बड़े अधिकारी, बड़े चेहरे इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इमरान, लगातार आप पीसीआर के बाहर मौजूद हैं, अभी की क्या कुछ सिचुएशन है, कितने घंटे से मीटिंग हो रही है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर हूं। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, यानी कि उनकी सदारत में ये मीटिंग हो रही है। तो पहले मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ यहाँ की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल गेट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की सख्त तैनाती यहाँ पे अमल में लाई गई है। चाहे आप पुलिस देखें, सीआरपीएफ के एहलकार देखें, एसओजी के एहलकार देखें, इवन कि यहाँ पे दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। और मजबूती तौर पर पीसीआर के इर्द गिर्द जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी को जो अमला है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। और जहाँ तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, ये जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, यानी कि यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो जो है उसका रिव्यू लिया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पहले होम मिनिस्टर अमित शाह की ने दिल्ली के अंदर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बैक टू बैक की, उसमें भी तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स, टॉप ब्रॉज थे सिक्योरिटी एजेंसियों के या जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी या इसके अलावा आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, बीएसएफ या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां जितने भी हैं उनने वहां पे शिरकत की थी। और जिस तरह से कल जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें आर्मी के कैप्टन और एक उनके दीगर साथी को भी मारा गया था एक आईडी ब्लास्ट में, तो उसके बाद और ज्यादा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हालात है वो और ज्यादा जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कशीदा दिखाई दिए। सो इस सारे तनाजुर में सिक्योरिटी ग्रिड को किस तरह से इमरान, ये पहली मीटिंग नहीं है, पहले भी हमने देखा है कि हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स होती आई हैं और कई बार हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में अलग से और जम्मू के कुछ पार्ट्स में अलग से लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी के पास इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं पर कुछ कमी रह रही है जिसकी वजह से अभी भी जम्मू कश्मीर जो है अभी भी फिलहाल सेंसिटिव इलाका बना हुआ है? देखिए, यही तो सवाल है, यही तो मीटिंग का बुनियादी मकसद है कि अगर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर चूंकि अभी यूटी है और यहाँ पे सारा जो सिक्योरिटी का जो कंट्रोल है, लैंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, वो सारा होम मिनिस्टर या यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहे हैं। चूंकि हमने देखा कि 2019 के बाद सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो काफ़ी मजबूत किया गया, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें या फिर अंदर के इलाके जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त मजबूत करने की कोशिश की गई और इवन के एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशन है वो भी तेज़ किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी हम
देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने भी कहा कि रिव्यू मीटिंग्स तो हो रही है, चाहे जम्मू के अंदर, चाहे कश्मीर के अंदर, या फिर होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अटैक्स हो रहे हैं। एक्स आर्मी सर्विसमैन को अनंत कुलगाम के अंदर मारा गया, जम्मू के अंदर कल अटैक हुआ, और सारा ये जो सिक्योरिटी सिनेरियो है ये बहुत बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए या सरकार के लिए, और खासकर एक चैलेंज किस तरह से है और इस चैलेंज को किस तरह से काउंटर करना है। ये सारी चीजें जो जैसे मैंने कहा चैलेंज भी है, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रैटेजी किस तरह से तैयार करनी है, एक स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की मीटिंग में डिस्कस हो रही हैं। परसों दिल्ली के अंदर डिस्कस हुई या जम्मू के अंदर जब रिव्यू मीटिंग हुई तो उसमें भी ये डिस्कशन हो रही है। सो अब चूंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी के जो अटैक्स है उसमें चूंकि ऑफिशियली ग्राफ तो कम हुआ है, डेटा हमें बता रहा है उसमें कम हुआ है, लेकिन जो अटैक्स है वो तो हो रहे हैं, मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इन इंसिडेंट्स को और ज्यादा किस तरह से कम किया जाए इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल, जिस तरह से आपने भी कहा कि एलओसी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, खासकर जिस तरह से कल आईडी का अटैक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, कंसर्न भी है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मीटिंग में डिस्कस हो रही है और किस तरह से इन सारी चीजों के खिलाफ काउंटर करना है, एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशन को। लेकिन इमरान, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा जहां पर चैलेंज एक ये भी बड़ा है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, हम सभी की जो सिविलियंस हैं, जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स हैं, उनकी सुरक्षा में दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनकी सुरक्षा के लिए भी कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, हमें समझना है कि जम्मू कश्मीर एक सुपर सेंसिटिव इलाका है। यहाँ जो हालात है एंटायरली डिफरेंट है। हमें जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को 2019 के बाद के सूरत हाल से नहीं देखना है। यहाँ का प्रिज्म एक अलग है, सिक्योरिटी सिनेरियो को अलग प्रिज्म से देखना है। सो जिस तरह से आपने कहा, यकीनी तौर पर कोशिश की जा रही है कि किस तरह से सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन अटैक्स हो रहे हैं, वही तो सारा इशू है, वही तो चैलेंज है और वही एजेंसियों के लिए कंसर्न है। लेकिन उस सारी चीजों के लिए टैकल कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उन्हीं सारी चीजों को लेकर मीटिंग्स हो रही है। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग अभी भी फिलहाल श्रीनगर पीसीआर में चल रही है और इसकी अध्यक्षता एलजी की बात की जाए तो वो कर रहे हैं, और तमाम बड़े आला अधिकारी जो है अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी से उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है और लगातार जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और किस तरीके से चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं, आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं। कल हमने देखा जहां पर 2 जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। इसी हवाले से हम और आपको जानकारी देंगे जहां पर अखनूर सेक्टर में मंगलवार को एलओसी पर आईईडी धमाके में शहीद हुए सांबा के ब्रिकमीला गांव के निवासी लांस नायक मुकेश सिंह के सिर करीब 2 महीने के बाद 16 अप्रैल को सहरा सजने वाला था। शहीद मुकेश सिंह के परिजन बैंड बाजा और बारात तो नहीं ले जा पाए, अलबत्ता उन्हें अब अपने लाडले के पार्थिव शरीर पर सहरा सजाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहीद के आवास पर मातम पसरा है और उनके पार्थिव शरीर को आज शाम को गांव पहुंचाने की उम्मीद जताई जा रही है। परिजनों के आंसू भी अब रो रो कर सूख चुके हैं और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि आईईडी धमाके में मुकेश सिंह के अलावा कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी भी शहीद हुए थे और ये दोनों सेना की 9 पंजाब रेजिमेंट में तैनात किए गए थे। इसी बीच में ये तस्वीरें आपके सामने, ये ब्रिकमीला गांव है जिला सांबा का, जहां पर कि इनके घर पर मातम पसरा हुआ है, क्योंकि ये जो माहौल है, ये खुशी का माहौल जो है ये कहीं ना कहीं मातम में तब्दील हो गया है, क्योंकि 2 महीने के बाद इनकी शादी होनी थी और शादी से ठीक 2 महीने पहले ये दुखों का पहाड़ उनके पूरे परिवार पर और साथ ही साथ पूरे गांव पर, पूरे सांबा पर, पूरे जम्मू कश्मीर पर टूट पड़ा है। फिलहाल अभी पूर्व सरपंच मुख्तार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से पहले आपको वो बताएंगे, उसके बाद ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन करेंगे, वो भी आपको तमाम अपडेट्स देंगे। तो हमारा पूरा परिवार, इनका परिवार, पूरा गांव पूरा सदमे में डूब गया और ये पूरा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि हमारे यहाँ नियरेस्ट जितने भी घोड़ा सलातियाँ, जितने भी नज़दीक के गांव हैं, वो सारे यहाँ पर पहुँच गए थे।
तो मुकेश सिंह ये बहुत ही अच्छा लड़का था, ये सोशल वर्कर भी था। कहीं ना कहीं जब छुट्टी आता था तो वो लड़कों को प्रेरणा देता था कि गेम के लिए जाओ। वो उसने उनको किट लेके दी थी वॉलीबॉल की, इसकी हॉकी वाली पूरी, और नियरेस्ट हमारे ग्राउंड में वो रोज आता था। तो उसकी शादी 16 अप्रैल को थी, तो अभी वो 28 जनवरी को घर से वापस गया। तो इसकी रिंग सेरेमनी हुई थी, इसकी जो शादी सतराइया कैंप में होनी थी। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। और जो भी काराना हरकत जिसने भी की है, पाकिस्तान ने की है, यहाँ के कोई जो उग्रवादी हैं उन्होंने की है, तो हम गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, प्रधानमंत्री साहब से आग्रह करते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और इस शहादत का जो बदला है वो जरूर लेना चाहिए। पर घर वालों से दो तीन दिन पहले बात हुई थी, फादर साहब से हुई नहीं थी, उसकी मदर से, उसकी बहन के साथ उनकी बात हुई थी। तो क्या बोलते थे? बात नहीं, खुश गया था कि मकान का काम लगाया था, इधर काम उसने फर्स्ट आपके सामने ही मकान बनाया है। मकान का काम लगा हुआ था कि मैं अपने टाइल जो छोड़ के आया हूँ वही टाइल वहाँ लगानी है। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा गांव हमारा, पूरी हमारी पंचायत पूरी सदमे में डूबी हुई। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था वहाँ के निवासियों का। तो हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके ग्राउंड जीरो से, जो कि उनके घर पर भी मौजूद है। ऋषि, अब ये कहना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा गमगीन माहौल पूरे सांबा में और इनके गांव में देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पर एक तरफ गर्व होता है कि हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, मातृभूमि के लिए उन्होंने शहादत दी है, लेकिन वहीं पर एक काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर ये थी कि मात्र 2 महीने बाद इनकी शादी भी थी। तो क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल अखनूर के केरी बट्टल इलाके में जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, और इसी आईडी ब्लास्ट में हमारे जो 2 जवान शहीद हुए, जिसमें एक ऑफिसर रैंक के जवान शहीद हुए, इसी के साथ हमारे सांबा जिला की ब्री कमीला के ये होनहार देश के सपूत मुकेश सिंह, जिनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है, और 2 महीने के बाद इनकी शादी होनी थी। लेकिन उससे पहले ही घर के अंदर मातम पसर गया, और सेहरा लगने से पहले ही जिस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ मातम पसरा, ये काफी दुखद वाकया है। मैं अंदर की अगर तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करूंगा तो हिम्मत हम भी नहीं कर पा रहे अंदर जाने की। लेकिन इस समय परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, ये काफी एक चिंताजनक है। पूरे इलाके में शोक की लहर इस समय जो वो देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, जो हमें पूरी जानकारी मिल रही है कि मुकेश सिंह जी का पार्थिव शरीर लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में इनके पैतृक गांव बरी कमीला में लाया जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लांस नायक के पद पर तैनात थे वो भारतीय सेना में, और कुछ ही दिन पहले वो यहाँ से छुट्टी काटकर वापस गए हैं, क्योंकि जैसे जानकारी मिल रही है कि जनवरी महीने में इनकी एंगेजमेंट हुई, और एंगेजमेंट के बाद अब अप्रैल महीने में शादी होनी थी। लेकिन जो इस समय के हालात है परिवार में, वो काफी एक चिंताजनक है। पूरा इलाका, पूरे घर वाले इस समय गमगीन है। माता पिता को लेकर बात करें तो वो काफी ज्यादा परेशान है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनकी बहन है वो भी काफी परेशान है, और उसी के साथ अभी एक भाई वो भी आर्मी में है, वो भी अभी कुछ ही देर पहले नासिक से यहाँ अपने घर पर पहुंचे हैं। तो मैं अगर दिखाऊं अंदर, तो कहीं ना कहीं काफी शोक की लहर इस समय पूरे घर में देखी जा रही है, पूरे गांव में देखी जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों का भी गुस्सा ये देखने को मिल रहा है कि आए दिन हमारे जवानों की शहादत हो रही है, आए दिन हमारे जवान देश की खातिर मर मिट रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाना होगा हमारी सरकारों को, आर्मी को, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। लेकिन अब जिस तरह से आईडी ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, इसमें क्या कुछ चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिस तरह से आईडी वहां पर प्लांट की गई थी, ये सर्च ऑपरेशन इनकी तरफ से किया जा रहा था अलोंग द एलओसी के साथ साथ जब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, तो यहाँ पर जो गश्त पार्टी है, पेट्रोलिंग पार्टी है, जिसमें मुकेश सिंह और एक कप्तान वो भी इसमें शामिल थे। और वहीं पर जब ये धमाका हुआ तो वहीं पर ये 3 जो जवान बताया जा रहा है कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी कि इसमें जख्मी हुए, लेकिन उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद ये 2 अपडेट्स आई कि एक कप्तान और उसी के साथ लांस नाइक इस आईडी ब्लास्ट में शहीद हो जाते हैं। तो कुछ ही देर में मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो मैं उनके घर के बाहर इस समय मौजूद हूं, लेकिन मैं आपको अंदर की तस्वीर अभी फिलहाल नहीं दिखा पाऊंगा। कुछ तस्वीरें हमने जरूर आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो तमाम रिलेटिव्स हैं, तमाम उनके घर पर आने वाले जो लोग हैं, संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
और 2:30 से 3 बजे का समय जो वो रखा गया है, जब यहाँ पर पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया जाएगा और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ देवक नदी में जो वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें मैं उनके घर के बाहर की आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम जो उनके रिलेटिव्स, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक चीज मुझे मुकेश सिंह जी के बारे में और भी पता चली है कि मुकेश सिंह जी, जो कि युवाओं के लिए काफी एक बड़ी प्रेरणा थे, जब भी वो घर आते थे अपने इलाके के युवाओं को लेकर वो जरूर बात करते थे, उनको अच्छी राह पर चलने के लिए शिक्षा देते थे, सीख देते थे और उनके लिए कई अच्छी एक्टिविटीज भी उनके लिए करवाते थे, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो ये संदेश देते थे कि आपने अच्छी जगह पर पहुंचना है, अच्छी जगह पर एनर्जी चैनलाइज करनी है। देखिए 10 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास था भारतीय सेना में, जिस तरह से वो पिछले 10 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब भी वो यहाँ आते थे, सबसे मिलना, मेल मिलाप सबसे उनका होता था और घर के लोग ये कह रहे हैं कि वो देवता इंसान थे मुकेश सिंह। तो आप अंदाजा लगाएं कि आज जिस तरह से सांबा जिला ने वीर सपूत मुकेश सिंह को खोया है। तो जब उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने किस तरीके से ये पूरा मंजर बयान किया जब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली, ये सूचना मिली, ये न्यूज़, बैड न्यूज़, वर्स्ट न्यूज़ मैं कहूँगी उन्हें मिली, तो वो क्या कुछ कर रहे थे? क्योंकि 2 महीने बाद उनकी शादी थी, क्या वो शादी की ही तैयारियां कर रहे थे मुकेश सिंह की? देखिए बिल्कुल, आज उनके घर में देवताओं का एक फंक्शन होता है, जो कि शादी से पहले कुछ रस्में होती हैं, उसे आज निभाया जाना था। कल के रिलेटिव्स उनके घर पर लगातार पहुंच रहे थे कि आज उनके घर में फंक्शन है, लेकिन जिस तरह से खुशियां आज थी घर पे, तो वो खुशियां मातम में तब्दील हुई है। हमने माता पिता से बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो बात करेंगे, लेकिन हम पिताजी से जरूर उनसे बात करेंगे और क्या वो अपने वीर सपूत की शहादत पर कहना चाहते हैं, वो भी आपके तक जरूर बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय परिवार की कमर टूटी है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटा है, जिसे संभाल पाना इस समय परिवार के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और साथ ही में जिस घर में वो रहते हैं, जहां पर मैं मौजूद हूँ, साथ ही में उनका एक नया घर बन रहा है, जो कि बड़े चाव से मुकेश सिंह इस घर को बना रहे थे कि शादी के बाद वो वहीं पर अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन शायद वो घर उनके नसीब में नहीं था। खुशियों के ऊपर नजर लग गई और ये जो हालात आपके सामने हैं, ये काफी चिंताजनक हालात है। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुकेश सिंह जी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान हो। और ये काफी दुखद पल है, काफी दुखद क्षण है पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए। ठीक है ऋषि, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें और ये तस्वीरें भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे जब उनका पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा। और इस दौरान किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की मंजर है, बात करते हुए हमारी रूह कांप रही है। लेकिन आखिरकार अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक हमारे वीर सपूत जो कि शहादत लगातार पा रहे हैं, इस पर अंकुश, इस पर फुल स्टॉप कब तक लगेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ पर लग रहा है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, अब बात कठुआ की करेंगे, जहाँ पर कठुआ जिले में रंजीत सागर डैम का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। रंजीत सागर डैम का जलस्तर जो है वो वर्तमान में करीब 493 मीटर है, जो कि पिछले साल के स्तर की तुलना में काफ़ी कम है और इसमें 24 फीट की गिरावट देखी गई। मॉनसून में हुई कम बारिश के कारण जलस्तर में कमी आई है और ये संभावित तौर पर बिजली उत्पादन की क्षमताओं को कम कर सकता है। अब आने वाले दिनों में क्योंकि गर्मी का मौसम भी शुरू होने वाला है और जलस्तर कम होने से बसोली और इसके आसपास के कई इलाकों के लोगों को पीने की पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। तो ये एक और खबर सामने आ रही है कठुआ से, जहाँ पर कि पानी जो है वो कम हो रहा है, जलस्तर यहाँ पर रंजीत सागर डैम में कम हो रहा है और अभी फिलहाल 493 मीटर जो है वो उसकी गहराई बताई जा रही है। तो हमारे साथ रंजीव मेहता जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आप बताइएगा, 493 मीटर्स इसकी जो जलस्तर है वो बताया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? रंजीत सागर झील जो है, ये रंजीत सागर डैम की, तो इसकी गर्मियां शुरू होने से पहले ही इसका जल स्तर जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, जो जिसकी एक चिंता जो है आने वाले दिनों में, खासकर गर्मियों में इसकी चिंता जो है, इसका रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि वहां पर एक तो जो बिजली उत्पादन है उसमें कमी आएगी और उसके साथ साथ नहरों को जाने वाला सिंचाई वाला पानी जो है उसमें भी कमी देखी जाएगी, क्योंकि इस बार बरसात कम होने से ऊपरी इलाकों में, चाहे हिमाचल का इलाका, क्योंकि रावी दरिया के ऊपर जो डैम बना हुआ है और यहाँ पर रावी से जो निकलती है हिमाचल और
जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से जो निकलती है, वहां से जो पानी की जो वर्षा कम हुई, तो पानी कम होने से झील का स्तर, जल स्तर जो है पिछले साल आज ही के दिन के मुकाबले करीब 24 से अधिक मीटर जो है वो कम हो गया है, जो एक चिंता का विषय है। और इससे साफ तस्वीरों में पता चलता है कि जिस तरह से जो इसमें जलाशय जो बना था, जो झील बनी थी, उसमें पुराने पेड़ और जो पुराने खेत थे वो साफ तौर पर अब दिखाई देने लगे हैं जो किनारे पर। और पानी का स्तर कम होने से काफी वहां पे लोगों में भी जहाँ पर चिंता पानी है। का जलस्तर कम हो रहा है, जाहिर तौर पर बिजली उत्पादन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि जम्मू कश्मीर इसके लिए जाना जाता है, और ये बड़े डैम जो हैं इसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। जाहिर तौर पर गर्मियों का सीज़न आने वाला है, लोगों को पीने के पानी में और अन्य चीज़ों में पानी की किल्लत होगी, लेकिन वहीं पर लोगों का ही दायित्व बनता है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी का ये खामियाजा लोग खुद काम कर रहे हैं और खुद ही ये खामियाजा भुगत रहे हैं। लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? लोगों की और प्रशासन की जिम्मेवारी तो इसमें तय होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच चुका है। पिछले एक दशक की बात करूं तो लगातार जल स्तर उतना नहीं रहा, इतनी ना तो बारिशें हो रही हैं, जिसका सीधा सीधा असर फसलों से लेकर लोगों की आम रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों को जरूर मंथन करना होगा, और इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण विभाग जो है उसको भी इसकी तरफ एक काफी गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि पेड़ों की कटाई और बेतहाशा खनन इसका मुख्य कारण है। क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, को चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे मैदानी इलाका हो, बारिशें बड़ी कम होने से बर्फबारी जो इस बार भी हुई वो भी इतने देर तक नहीं ठहर पा रही है, क्योंकि जैसे बर्फबारी होती है दूसरे तीसरे दिन फिर मौसम गर्म हो जाता है, सूक्ष्म होता है। तो ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर अगर बात की जाए रंजीत सागर डैम की, तो यहाँ पर पानी का जल स्तर यानी कि वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है और औसत तौर पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जिसकी वजह से कि लोगों को जाहिर तौर पर दिक्कत होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए दिक्कत होगी और लोगों को पीने के पानी से भी कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा, जो कि हमारी बुनियादी सुविधा भी है। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, डोडा की बात करेंगे, जहाँ पर डोडा जिले में नापली परियोत हाईवे पर जो परियोजना चल रही है, ये परियोजना विवादों में घिर गई है। सरकार खलैनी टनल का काम जल्द ही पूरा किए जाने के दावे कर रही है, लेकिन टनल से जुड़ने वाला एक फ्लाईओवर का कछुआ चाल से चल रहा ये काम स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। फ्लाईओवर निर्माण स्थल के साथ सटे इलाकों में जमीन खिसकने से कई लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। इस फ्लाईओवर का निर्माण करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और स्थानीय लोगों के हवाले से बात करेंगे तो स्थानीय लोगों को जान और माल की चिंता सता रही है, जिनका कहना यह भी है कि जमीन खिसकने से फ्लाईओवर को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसी बीच यही तस्वीरें हैं जहां पर ये फ्लाईओवर का काम पिछले 4 साल पहले शुरू हुआ था, जहां पर अगर हम खलैनी टनल की बात करेंगे तो इसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक ये टनल जो है वो लोगों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं खुल पाएगा। हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। विकास, आप बताइएगा, जहां पर लगातार दावे हो रहे थे कि बहुत जल्द काम खत्म हो जाएगा, खलैनी टनल का काम खत्म हो चुका है, लेकिन ये फ्लाईओवर जब तक खत्म नहीं होगा इसका काम, तब तक जो सुविधा है टनल की वो लोगों को नहीं मिल पाएगी। किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को और कैसा मंजर है वहां पर अभी फिलहाल? देखिए शिपन, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है ये बिल्कुल सुध महादेव और खलैनी से कनेक्ट करने वाला है, जिसमें खलैनी के पास में एक टनल का निर्माण किया गया है और जिसकी दूरी जो है 1.5 किलोमीटर है। तो ऐसे में इसकी डेडलाइन जो है खत्म होने वाली है और ये बनकर तैयार होने वाला है। तो लेकिन साथ में परियोत के आसपास यहाँ पर एक नेपली जगह आती है जहाँ पर फ्लाई ओवर जो है बन रहे हैं। तो ऐसे में ये जगह जो है सिंकिंग करने वाली जगह है और यहाँ पर पिछले कई बार हमने देखा कि जब बारिश हुआ करती थी यहाँ पर तो जमीन जो है खिसक रही थी और यहाँ पर कई घर भी जो है नुकसान में आए थे। लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है जिस कंपनी को यहाँ पर काम मिला है, यानी R&C इंफ्रा इंजीनियर कंपनी है जिसको ये काम मिला है 2021 में, लेकिन अभी भी इसका
प्रॉपर तरीके से इसका निर्माण नहीं कर पाई है और लोग चाहते हैं कि अगर आप दावा कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इस तरह से आपने टनल का निर्माण कर दिया है, दूसरी तरफ ये नेपली में जो फ्लाईओवर बन रहा है ये आखिर कब तक तैयार होगा? क्योंकि एक तरफ से यहाँ पर जमीन सिंकिंग कर रही है और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहे हैं वो भी गिर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से इस फ्लाईओवर का काम चल रहा है। फिर जो आसानी वाला काम था वो यहाँ इस कंपनी ने बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये बिल्कुल हाईवे के साथ कनेक्ट करना है, तो ये काफी देरी हो रही है। कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए और जिस कंपनी के हवाले किया गया है इस पे बराबर तरीके से मॉनिटरी भी रखनी चाहिए। विकास, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसको लेकर खुद कहा था कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द काम खत्म भी हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कछुआ चाल से ये काम चल रहा है। लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा होगा। देखिए बिल्कुल सही बात है और इसकी डेडलाइन जो है इस काम की 2027 तक दी गई है, यानी 26-27 तक जो है पूरा इन्होंने कहा था कि जो गोवा मरमत से सुध महादेव के लिए टनल जो है बनकर तैयार हो जाएगा और इसी हाईवे से गाड़ियां जो है दौड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन काम चल रहा है, जिस तरीके से चलना चाहिए था, जिस स्पीड से इस काम को पकड़ना चाहिए था, वो अभी तक जो है देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ खलेनी टनल का निर्माण करने से इस रास्ते से गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, क्योंकि देखिए दूसरी साइड से जो किश्तवाड़ से या डोडा से हाईवे जो है जम्मू की ओर जाता है वो बिल्कुल ओपन है, इस रास्ते से गाड़ियां चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिस टनल का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कहीं ना कहीं ये नाकामी भी है। दूसरी तरफ जहां पर फ्लाईओवर जो है अभी बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है और ऐसी जैसी जगह बनाया जा रहा है जहां पर जमीन जो है खिसक रही है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट करने के लिए। विकास मन्हास डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर नापली परियोत हाईवे परियोजना अब विवादों में घिर चुकी है और कब तक इसका काम खत्म होगा, अब ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।